इन पे और देख सकते हैं आप। फटाफट से हम लोग प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। आपको इन्हीं सभी प्रश्नों को क्या करना है, कंप्लीट करना है ना। देखिए पहला लिखा हुआ है यहाँ पे कि आनुवांशिक कैंची से आप क्या समझते हैं। इसका मीनिंग मैं आपको थोड़ा सवाल का मतलब जो है आपको मैं बता दूंगा। आनुवांशिक कैंची क्या होता है, देखिए आनुवांशिक चीज़ क्या होती है, यहाँ पे डीएनए होता है, आरएनए होता है ना। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। इन सभी को जो काटने वाली जो चीज़ है, मान लीजिए हम लोग क्या बोलते हैं कि डीएनए का जो होता है डबल स्टैंडर्ड इस टाइप से जो है वो होता है, इसको भी हम लोग काट सकते हैं। अगर 2 आरएनए को जोड़ देंगे तो वो डीएनए भी बन जाएगा। तो उसी प्रकार का जो कैंची है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवांशिक कैंची। तो ये सवाल को आप जो है अपने तरीके से इसको लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर हम आंसर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा है यहाँ पे व्हाट इज ई वेस्ट, यानी कि ई अपशिष्ट जो है क्या होता है। वेस्ट चीज़ों को ही अपशिष्ट बोलते हैं ना। तो ये सब क्या होता है, ये एक सवाल बहुत VVI है और बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल तो है ही, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये सभी निचोड़ हैं, ये सब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं तीसरा सवाल की, जो कि है अपरद खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, है ना। उसके बाद स्ट्रेप्टोकाइनेज का क्या उपयोग है। देखिएगा कुछ सवाल ऐसा है जो अभी आते आते एक दूसरे के बाद रिपीटेड होते चलेंगे। हालांकि ये मैंने सेट वाइज किया है कि 1 से 7 तक में आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना है। तो ये 1 लाइनर है ना, 1 लाइनर या एक वर्ड में आप इसका आंसर सीधा दे सकते हैं। इसके बाद पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक है, उसका स्रोत का नाम बताइए। आपको पता था कि प्रतिजैविक पहला प्रतिजैविक खोजा गया था जिसका नाम था पेनिसिलिन, खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, है ना। तो उसके बारे में जो भी है उसका स्रोत लिखना है कि पेनिसिलिन जो है वो बनता कहाँ से है ना, इसके बारे में। अगला सवाल है कि ELISA, यानी कि हम लोग शॉर्ट में इसको एलिसा बोलते हैं। एलिसा का फुल फॉर्म जो है आपको लिख देना है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर, जो कि है यहाँ पे कि स्वभोजिता को परिभाषित कीजिए, ठीक है। स्वभोजिता को परिभाषित कीजिए। इन 7 प्रश्नों को आप एकदम जल्दी से कंप्लीट कीजिए, जो भी आपके पास बुक है, किताब है, सबसे, है ना। अगर इस चैनल पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अगर मिलता है तो इन सभी का मैं आंसर भी करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, एकदम तुरंत से, ठीक है ना। जैसा कि इस वीडियो अगर जल्दी से ज़्यादा अगर व्यूज इस पर आता है तो तुरंत हम इसका क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसका आंसर अपने हिसाब से लिखिएगा तो बेटर होगा, क्योंकि जो हम लिखवाएंगे उसको आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। बेटर होगा कि आप इसको लिखिए। तो इन 7 प्रश्नों में से आपको मात्र 5 प्रश्नों को बनाना है, लेकिन हाँ तैयार करना है आपको 7 को, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि ये 7 को ही टपका देगा, कोई भी पूछ सकता है। इसके बाद ग्रुप बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पे जो है लघु उत्तरीय में आपको देना है। इन सभी प्रश्नों का वैल्यू जो है 3 मार्क्स होगा, है ना। इसके बाद देखिए पहला प्रश्न है कि एक क्लोनिंग संवाहक में किन गुणों की आवश्यकता होती है, पहला सवाल हो गया। सेकंड है हमारे पास कि बीटी कपास के बारे में संक्षेप में बताइए, ठीक है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि शीत निष्क्रियता, यहाँ पे शीत है ना, शीत निष्क्रियता यानी कि जिसको हाइबरनेशन कहते हैं, से उपरति यानी कि डाइपोज किस प्रकार भिन्न है। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखिएगा तो ये सब सवाल आपको पता ही नहीं चलेगा भाई ये कहाँ का सवाल आ गया, ठीक है। लेकिन हाँ आप किताब में देखो ये सब बन जाएगा। इसके बाद उत्प्रेरक परिवर्तक, है ना, यानी कि जो वाहन से जो निकलने वाले हानिकारक गैसों को कम करने में कैसे सहायक है। उत्प्रेरक परिवर्तन, वाहन से निकलने वाले हानिकारक गैस क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका CO होता है, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। तो ये सब के लिए उत्प्रेरक परिवर्तक जो है किस प्रकार सहायक होता है, किस प्रकार सहयोगी होता है, इसके बारे में आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, जो कि पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है, ठीक है। प्राथमिक अनुक्रमण किस प्रकार से द्वितीयक अनुक्रमण से भिन्न होता है, मतलब जो पहला जो अनुक्रम है वो दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है, इसके बारे में आपको लिखना है। आपके पास है 13 नंबर प्रश्न, है ना, कि मल उपचार जो है क्या होते हैं, और इसका जो मीनिंग है मतलब सीवेज उसको हम लोग कहते हैं ना। सीवेज मतलब कि जो बहाव कर करके जो मल है उसका उपचार क्या है, जो ऐसे ही बहते रहता है, जैसे नाली हो गया, है ना, नाला हो गया ऐसे। इसके बाद इनके उपचार के विभिन्न चरणों के बारे में जो है आपको संक्षेप में जो है लिख देना है, डिस्क्राइब करना है। मतलब कम, देखिए आप लॉन्ग टाइप आंसर भी लिखते हैं ना, उसमें भी एक चीज़ ध्यान देना है, कम शब्दों में ज़्यादा बातों को लिखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और अपने लैंग्वेज में भी होना चाहिए। अब हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन है कि जैव नियंत्रण कारकों के बारे में उदाहरण के साथ आपको वर्णन करना है कि जैव नियंत्रण यानी कि बायो कंट्रोल एजेंट्स हमारे क्या क्या हो जाते हैं, ठीक है। इसमें से भी वहाँ पर भी इसी टाइप का मॉडल रहेगा, 14 प्रश्न रहेंगे, 14 तक, यानी कि 8 से लेकर 14 तक, जिसमें आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने। सभी प्रश्नों को मोस्ट VVI है, सभी को करके ही जाइएगा, मैं आपसे एकदम रिक्वेस्ट कर रहा हूं, है ना। और अभी और भी देखिएगा बहुत सारे प्रश्न अभी आने वाले हैं। PCR की क्रियाविधि
का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब ये आ गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। पीसीआर यानी कि जो पीसीआर होता है इसके आप पूरा डिटेल्स जितना आपको पता है सब आप लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में, कम शब्दों में ज़्यादा बात। अगला डीएनए पुनर्योगज है ना, प्रौद्योगिकी के द्वारा इंसुलिन का निर्माण कैसे किया जाता है, इसको भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद है मतलब तैयार करके जाइएगा एकदम पूरा चीज़, ठीक है। और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोगों से ये है कि नो चीटिंग एकदम याद रखिएगा, ठीक है ना। अभी देखिएगा जैक का अभी हाल क्या होने वाला है, क्योंकि सब पेपर को ये लिक कर दे रहा है। इसके बाद एक चित्र के माध्यम से आपको फास्फोरस चक्र के बारे में बताना है। आपने सुना होगा नाइट्रोजन चक्र होता है ना, उसी प्रकार से फास्फोरस चक्र के बारे में जो है आपको बताना है एक फिगर बनाकर। इसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन, उन तरीकों के बारे में संक्षेप में वर्णन करें जिनके द्वारा जीव पर्यावरणीय बदलाव का सामना कर पाते हैं। यानी कि जो जीव पर्यावरणीय बदलाव का सामना करते हैं उन सभी के तरीकों के बारे में आपको संक्षेप में डिस्क्राइब करना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ओजोन परत क्या है ना, ओजोन अवक्षय क्या है, अवक्षय को आप ये भी समझ सकते हैं, उसको अपक्षय भी लिख देना। या ओजोन का क्षय भी क्या होता है, क्षय मतलब समझ रहे हैं नुकसान होता है। ओजोन परत का क्षरण यानी कि जो नुकसान हो रहा है वो ओजोन अवक्षय पहले होता क्या है, यह होता कैसे है, इसके हानिकारक प्रभाव के बारे में आपको ये करना है कि अगर ओजोन परत का नुकसान होगा तब हमारे पास जो है हानिकारक इफेक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 2 की ओर, जो कि है यहाँ पे फिर से 1 नंबर से 7 नंबर प्रश्नों की। आपको पता है क्वेश्चन वहाँ पे 19 पूछा जाएगा जिसमें आपको 13 सवालों का जवाब देना है। 1 से 7 में 5, 8 से 14 में 5, 15 से 19 में 3। इसके बाद बायोपायरेसी क्या है, पहला सवाल। शैवाल प्रस्फुटन क्या है, जैसे कि आपको पता है कि शैवाल जो है ना, जहाँ पर उसको नमी मिलेगा, उसका अपना एक इन्वायरमेंट मिलेगा, वहाँ पर वो क्या हो जाएंगे कि बहुत ज़्यादा है ना, मतलब तुरंत से तुरंत उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे कि बरसात के दिनों में ऐसा हो जाता है। तो वही होता है शैवाल प्रस्फुटन। इसके बारे में आप अपने आंसर देख कर लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला IARI को विस्तारित रूप से आपको लिखना है, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म आपको लिख देना है। इसके बाद अन्न परजीविता क्या है, इसको भी आप देख लीजिएगा। और ये देखिए थोड़ा सा जियोग्राफी का सवाल यहाँ पे डाल दिया है, जो कि इन्वायरमेंटल ये इशूज़ का चैप्टर है कि झूम कृषि से आप जो है क्या समझते हैं, ठीक है ना। झूम कृषि समझिए रहे हैं, घुमंतु कृषि कहते हैं, इसी को स्थानांतरी भी कहते हैं। एक जगह से दूसरे जगह जा जाकर जो है किसान इसमें खेती करते हैं। इसके बाद हम लोग हमारे पास छठा क्वेश्चन है, टैग पॉलीमरेज को PCR तकनीक में क्यों उपयोग किया जाता है, मतलब जो पॉलीमरेज जो टैग है इसका हम लोग PCR में उपयोग क्यों करते हैं, इसके बारे में जो है आपको लिखना है। इसके बाद बायोगैस के मुख्य संघटकों का नाम लिखिए, जैसे कि हो गया मीथेन, हो गया गोबर गैस, इस सबको कहते हैं ना। तो इस सब के संघटक के बारे में जो है जितने भी घटक हैं इन सभी के बारे में आपको लिखना है। इसके बाद फिर जो है हम लोग 8वें नंबर प्रश्नों की बात कर लेते हैं, जो कि है स्टैटिन के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। समष्टि के किन्हीं 3 गुणों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज क्या होता है ना। प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज के नामकरण से संबंधित प्रक्रिया का एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। जैसा कि मैंने लिखा था अभी प्रतिबंधन कैंची वहाँ पे है ना, तो उसी टाइप का ये भी प्रश्न है, थोड़ा सा लेकिन शॉर्ट आंसर टाइप, एकदम शॉर्टेस्ट नहीं कर देना है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड क्या होते हैं, ऊर्जा पिरामिड का आपको डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्राई प्रोटीन, ठीक है ना। क्राई प्रोटीन जो है वो क्या होता है, उस जीव का नाम बताइए जो इसे पैदा करता है। मनुष्य इस प्रोटीन को किस प्रकार अपने फायदे के लिए उपयोग में लाता है। दिस इज द मोस्ट VVI क्वेश्चन है ना फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ लेते हैं। यहाँ पे भूजल का अवक्षय और इसके पुनः पूर्ति के तरीकों के बारे में एक टिप्पणी आपको लिख देना है कि भूजल समझ रहे हैं, उसको हम लोग अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। ग्राउंड वाटर है ना, जो धरती के नीचे पानी है, उसके पुनः पूर्ति के तरीके के बारे में आपको बताना है कि यदि वहाँ के पानी का नुकसान होता है या नीचे चला जाता है जलस्तर, तो उसका हम लोग फिर से ऊपर कैसे ला सकते हैं, उसी को ना पुनः पूर्ति बोलेंगे। तो उसके तरीके के बारे में जो है आपको एक स्मॉल टिप्पणी लिखना है, कमेंट्स, ठीक है। चलिए इसके बाद अपरदहारी और अपघटकों के बीच अंतर को स्पष्ट करना है आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप है। इसमें हो जाएगा कि जैव आवर्धन क्या है, उपयुक्त उदाहरण और चित्र के द्वारा जैव आवर्धन की व्याख्या करना है आपको। इसके बाद है अगला जीन चिकित्सा क्या है, जीन चिकित्सा के द्वारा एडिनोसिन है ना डीअमीनेज की कमी के उपचार के विभिन्न चरणों का आपको वर्णन करना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 है। अपघटन से आप क्या समझते हैं, अपघटन की क्रियाविधि एवं विभिन्न चरणों का वर्णन करें, है ना। इसके बाद है जल विद्युत संचरण तकनीक के द्वारा DNA खंड का पृथक्करण एवं विलगन की प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है। एक और सवाल होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 19 है, जो कि मैच करना है। आप इसे देख लीजिएगा, यहाँ पे आप इसका सॉल्व कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे ये हो गया इंग्लिश के लिए, यहाँ पे हो गया हिंदी के लिए। यहाँ पे इस टाइप का जो है सवाल है, इसको आपको मिला देना है, कहाँ कहाँ पे मिलता है अपने
बुक में। अगर बोलिएगा तो इसका हम आंसर बहुत जल्द जो है लाने वाले हैं। अभी इस वीडियो में जो है हम आपको सवाल बता रहे हैं बिकॉज टाइम बहुत कम है हमारे पास, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। यहाँ पे धान के खेत में नॉस्टॉक का क्या उपयोगिता है, मतलब जो नॉस्टॉक होता है इसका क्या उपयोग है पैडी फील्ड में, यानी कि धान के खेत में। एलिसा का विस्तृत रूप देखिए बार बार आ रहा है, यानी कि मोस्ट BBI है, ठीक है। एलिसा का विस्तृत रूप फुल फॉर्म आपको लिखना है। इसके बाद प्रतिबंधन एंजाइम, अभी जस्ट मैंने बताया था, प्रतिबंधन आनुवांशिकी कैंची उसे कहते हैं। तो प्रतिबंधन एंजाइम का क्या कार्य है उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद है स्विस चीज़ में पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्रों में कौन सा गैस उत्तरदायी है, कौन सा गैस निकलता है, ये सब चीज़ जो है आपको बनाना है, तुरंत याद रखना है। 1 लाइनर 1 वर्ड में इसका आंसर होता है। उसके बाद उस जीवाणु का नाम लिखे जो सीवेज के कीचड़ और पशु के रुमेन में पाया जाता है। रुमेन समझ रहे हैं, जिसको रोआ कहते हैं ना, पशु का जो बाल होता है ना उसको रुमेन कहते हैं। तो उसमें पाया जाता है कौन सा जीवाणु, उसका आपको नाम लिख देना है। इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि बी कॉटन में बीटी, यानी कि बीटी कॉटन में बीटी पर क्या चीज़ प्रदर्शित करता है। इसके बाद जैव प्रौद्योगिकी में सहायक किन्हीं 2 सूक्ष्मजीवों के नाम लिखें, आपको ये मतलब बनाना है। इसके बाद एकल कोशिका प्रोटीन क्या है, मतलब कोई एकल कोशिका है लेकिन वो प्रोटीन के जैसा है, ये इसके बारे में भी आपको लिखना है, या कैसे प्राप्त होता है इसको भी आपको बनाना है। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं, जो कि है उष्णकटिबंधीय वर्षावन के संदर्भ में अस्तर विन्यास शब्द को समझाइए, है ना। इसके बाद अनुप्रवाह संसाधन क्या होता है। इसके बाद है ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा क्यों होता है, समझाइए। मैं जितना बता रहा हूँ बायोलॉजी के लिए जो गैपिंग मिला है इतना से ज़्यादा आप मत पढ़ के जाना, एकदम फाइनल है, ठीक है। इसको कर लीजिएगा तब आप आगे पढ़ सकते हैं, ये मोस्ट BBI है। इसके बाद UV विकिरण के 3 हानिकारक प्रभावों को लिखिए आप, है ना, कि जो UV जो विकिरण होता है इसके 3 हानिकारक प्रभाव क्या क्या होते हैं इसको लिखिए। इसके बाद स्त्री क्रिया कोली वेक्टर में, है ना, ओरी MP और आरोप का क्या महत्व है। इसके बाद आपको बहुत आसान चैप्टर देखिए यहाँ पे rDNA एवं cDNA में अंतर आपको अलग अलग बताना है। चलिए आगे हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप में बात कर लेते हैं, जो कि है यहाँ पे कि 3 संवाहक के साथ जो प्रक्रिया का वर्णन करना है, जो पुनः संयोजक DNA को सक्षम कोशिका में स्थानांतरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न PCR। देखिए क्या है, PCR का फुल फॉर्म भी पूछा था आगे। इसमें कौन चरण शामिल है, इसके कुछ अनुप्रयोग को आपको क्या करना है, लिखना है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट BBI है, ग्लोबल वार्मिंग। भाई साहब विश्व तापन क्या है, जियोलॉजी का भी टॉपिक है। ग्लोबल वार्मिंग के 3 कारकों की चर्चा कीजिए, मतलब ग्लोबल वार्मिंग में कौन कौन सी चीज़ जो है, जैसे कि CO2 होता है ना, ये सब चीज़ जो है इसको इंक्रीज करने में और ज़्यादा हेल्प करता है। तो ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय करने की आवश्यकता है ना, ये सब चीज़ आपको लिख देना है डिटेल से। इसका आंसर तो आप एकदम भर के लिख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बढ़ सकते हैं 18 नंबर प्रश्नों की ओर, जो कि पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, पारिस्थितिक पिरामिड की क्या सीमाएं हैं, कम से कम 3 सीमाओं का क्या करना है, आपको उल्लेख करना है। फिर यहाँ पे देखिए 19 नंबर में कॉलम दे दिया है, जो कि आपको मैच करना है ना। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए है, इसको भी आप देखकर कंप्लीट करके जाना, है ना। इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। फिर से देखिए एलिसा का परीक्षण, एलिसा का परीक्षण किस प्रयोग, है ना, का प्रयोग किस रोग की पहचान करने के लिए, यानी कि एलिसा जो होता है किस रोग की पहचान करने के लिए जो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद भारत में पारिस्थितिकी का पितामह किसे कहा जाता है, मतलब जो पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी जिसे हम लोग कहते हैं, वो इकोलॉजी का फादर किसे कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है। इसके बाद BOD को विस्तारित करना है, BOD, है ना। यहाँ पे इस चीज़ का फुल फॉर्म जो है आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद इसको भी कंप्लीट करके जाएगा। जैसे वहाँ पे अभी आपको दिया था चीज़ के लिए, अभी दे दिया डोसा के लिए। डोसा बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले गूथे हुए आटे की उभरी हुई आकृति किस गैस की उपस्थिति का परिचायक है, समझ आ गया। तो इसमें अगर शॉर्टकट बात करें तो CO2 जैसे हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ आंसर नहीं बताना। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। मॉन्ट्रियल मसौदा का संबंध किस मुद्दे से था, ठीक है, इसको भी आप देख लेना। किसी जिन की कई प्रतिकृतियों के संश्लेषण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अगला हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को नुकसान होता है जबकि दूसरी जाति अप्रभावित रहती है क्या कहलाती है, समझ आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप में कि जैव उर्वरकों के 3 मुख्य स्रोतों के नाम बताइए, ठीक है। इसके बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, जैसा कि मैंने बताया था अभी फास्फोरस स्थिरीकरण भी पूछा हुआ था, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक किन्हीं 3 जीवाणुओं के नाम बताइए, जैसे कि फर्स्ट आपको पता ही है राइजोबियम होता है ना। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्या होगा जब किसी समुद्री अलवणीय जल की जल जीवशाला यानी कि जिसको एक्वेरियम कहते हैं में रख दिया जाए और क्यों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अगले सवाल की, जो कि यहाँ पे कि बीटी आवेश दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को तो बीटी आवेश नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन स्वयं, है ना, जीवाणु को
इससे कोई नुकसान नहीं होता। ऐसा क्यों? यानी कि जो जीवाणुओं द्वारा जो उत्पादित होते हैं बीटा वेव्स वे दूसरे को नुकसान पहुंचा देंगे लेकिन खुद को नुकसान नहीं होता। ऐसा क्यों? इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है संक्षेप में, शॉर्टकट में। ठीक है, ये देखिए सवाल है, इसी में आपको आंसर आधा तो इसी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आज के समय में जबकि डायनासोर जैसे बड़े बड़े जीव विलुप्त हो गए हैं, सभी स्तनधारी, फिर चाहे वो अंटार्कटिका जैसा प्रदेश हो या फिर सहारा जैसा रेगिस्तान हो, आज भी सफलतापूर्वक अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। आपके विचार में स्तनधारियों की इस सफलता का क्या कारण हो सकता है? इसके लिए अगर हम बात करें तो जियोलॉजिकल बहुत लंबा आंसर हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल करना है अभी, आपका कमेंट का केवल इंतजार रहेगा, है ना। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। हरित गृह प्रभाव क्या है, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट हम लोग बोलते हैं। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? और हरित गृह प्रभाव से संबंध की 2 गैसों के नाम लिखे, जैसा कि आपको पता है CFC हो गया, CO2 हो गया, ये सभी चीज़ आ जाते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पे प्लाज्मिड किस प्रकार से जीवाणुओं के एंटीबायोटिक, जिसको प्रतिजैविक कहते हैं, प्रतिरोधकता में मददगार है। इसको भी लिख दीजिएगा, ये समझ का क्वेश्चन है ना। आगे हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टाइम में परजीवी जंतु क्या होते हैं। ठीक है, जंतुओं में इस प्रकार का परिवर्तन क्यों किए जाते हैं और मानव के लिए इसके क्या फायदे हो सकते हैं, विस्तार से आपको वर्णन करना है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित के बीच आपको अंतर स्पष्ट करना है। जन्म दर, मृत्यु दर, बहुत ईजी है जी। 4 घातांकी वृद्धि, संभार तंत्र वृद्धि, इसमें भी आप अंतर कर सकते हैं। शीत निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता, यानी कि जो शीत में क्रिया ना करे उसको शीत निष्क्रियता बोलेंगे, जो ग्रीष्म ना करे उसको ग्रीष्म निष्क्रियता बोलेंगे, बहुत ईजी है। इसके बाद बाह्य उष्मी और अंतर उष्मी, मतलब कि जो बाहर उष्मा दे उसको बाह्य उष्मी बोलेंगे, मतलब समझने का अर्थ हम बता रहे हैं आपको। अंतर उष्मी, जिसके अंदर में उष्मा उसको अंतर उष्मी बोल देंगे। आप्रवासन, उत्प्रवासन, जो अपने जगह पर रह रहा है उसे बोलते हैं आप्रवासन, जो कहीं और रह रहा है उसे बोलते हैं उत्प्रवासन। बहुत ईजी है, शॉर्टकट आप लिखना चाहो तो हो सकता है। उसके बाद ओजोन छिद्र क्या है, बहुत ईजी है ना। अभी जस्ट पीछे भी ये था, इसका क्या कारण है, मैंट्रियल मसौदा तथा ओजोन छिद्र का क्या संबंध है। इसके बाद वायु प्रदूषण क्या है, ये भी कोई सवाल है, देख रहे हैं ना, 8 क्लास के क्वेश्चन जैसा है ये। वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव क्या है या कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे पहले लिख देना कि वायु प्रदूषण होगा तो सबसे पहले झारखंड के जो एजुकेशन मिनिस्टर है पहले वो मरेगा। जस्ट किडिंग, कोई सीरियस नहीं लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास यहाँ पे, जो कि इंग्लिश मीडियम के लिए है, यहाँ पे मेल है। आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें कुछ सवाल इसी टाइप के जो है पूछने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अब ज़्यादा नहीं, 5 सेट था हमारे पास टोटल। बात कर लेते हैं सुपोषण से आप क्या समझते हैं। बंगाल टेरर के नाम से किस पौधों को जाना जाता है। PCR को फुल फॉर्म क्या होता है। स्नो ब्लाइंडनेस, जो बर्फ़ में अगर दिखाई नहीं दे तो उसको बोल देंगे मानव के किस अंग से संबंधित है, ये सब है ना। इसके बाद मॉन्ट्रियल मसौदा का संबंध किस मुद्दे से था। ओजोन परत की मोटाई की माप के लिए किस इकाई का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया। और क्वेश्चन नंबर 7 है, वह पारस्परिक क्रिया जिसमें 2 अलग अलग समष्टियों से संबंधित दोनों ही जातियों को एक दूसरे से लाभ होता है, किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ग्रुप बी में, जो कि है किसी जीवों के आनुवांशिक रूपांतर के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। ठीक है, GM पौधे की कोई 3 उपयोग बताना है आपको। पुनर्योजन DNA तकनीक में प्रतिबंधन एंजाइम कैसे उपयोगी है, प्रतिबंधन एंजाइम की एक उदाहरण आप भी आपको देना है। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जो कि किन्हीं 3 जैव पीड़कनाशकों के नाम बताना है। खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जल के बीच अंतर स्पष्ट करना है। पारिस्थितिक पिरामिड के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखना है ना। चलिए इतना कंप्लीट कीजिए। इसके बाद है, जैसा कि हम जानते हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण को प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमण से विभाजित किया गया है। इन दोनों में कौन कौन एक धीमी प्रक्रिया का उदाहरण है और क्यों है, इसको बताना है। लॉन्ग टाइप में जाइएगा आप तो एक है कि आनुवांशिकता रूपांतरित जीव क्या होते हैं, मतलब आनुवांशिक में अगर उनमें रूप में अंतर मिल रहा है तो उसी को रूपांतरित हम लोग बोलते हैं ना, आनुवांशिकता। उसके बाद आनुवांशिकता रूपांतरित पौधे किस प्रकार मानव जीवन के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे कि विभिन्न जीवधारियों के आनुवांशिक रूपांतरण से संबंध नैतिक मुद्दे क्या हैं, चर्चा कीजिए। इसके बाद है वैश्विक उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, फिर पूछा इसका रीजन क्या है ना, इसके क्या प्रभाव पड़े हैं अभी भी, यानी कि आपको पता ही है ज़्यादातर इसमें CO2 जो होता है इसको हेल्प करता है, जो कि मात्रा है 0.03% ही, उतना में ही ये इतना भौकाल मचाया हुआ है। इसको नियंत्रण में रखने की आवश्यकताओं पर आपको क्या करना है, चर्चा करना है। 5 नंबर वाले में ये पूछेगा। इसके बाद है एक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाला विभिन्न जैव एवं अजैव कारकों के बारे में विस्तार से आपको चर्चा करना है, जो कि कंप्लीट आपका कर लेना, इसके बाद ही जाना एग्जाम देना है ना। क्वेश्चन नंबर 19 है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे, और हिंदी में आपको पता ही है।
एक पूछेगा ही पूछेगा। तो इस प्रकार से जो है आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर लिए कि कितना इंपॉर्टेंट सवाल पूछ सकता है। ये जितने भी बताए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन एक भी प्रश्नों को आपको नहीं छोड़ना है। आप इसके जस्ट कुछ नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है और रिप्लाई करना है कि सर सभी का आंसर बहुत जल्दी जल्दी कीजिए। यदि 10 से 50 कमेंट अगर इस टाइप के हो जाते हैं तब आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। ऐसे आप इसको पूरा करने पे ज़्यादा बल दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।